प्रदेश के किसानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली न देना व्यवसाय के मूल अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने बिजली कंपनियों को लगातार विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया है। सभी जिलों के डीएम को ट्यूबवेल की मरम्मत और रखरखाव का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि खेती की सिंचाई के लिए बिजली न देना संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। इससे कृषि व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी एजेंसी का भी ये दायित्व है, खेती की सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति अनवरत जारी रखें, ट्यूबवेल की मरम्मत और देखरेख करें। कोर्ट ने डीएम बांदा को बचरेहा गांव की पिपरी ट्यूबवेल की देखरेख करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने नाथू प्रसाद कुशवाहा व अन्य 14 की जनहित याचिका की निस्तारित। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जरूर बड़ी राहत किसानों के लिए है। कहा गया है कि सिंचाई के लिए बिजली ना देना व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन है। कृषि व्यवसाय प्रभावित हो रहा है अगर बिजली नहीं मिलेगी। लगातार बिजली की आपूर्ति सभी सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। जिले के डीएम सरकारी ट्यूबवेल की मरम्मत और देखरेख करें, यह भी कोर्ट ने कहा है। सिंचाई के लिए बिजली ना देना संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, क्योंकि बिजली नहीं मिलने से कृषि व्यवसाय प्रभावित होगा। तो ये बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर किसानों के लिहाज से बेहद अहम है और किसानों को राहत देने वाली खबर है, क्योंकि यहां पर साफ तौर से हाईकोर्ट ने मेंशन कर दिया है कि सिंचाई के लिए बिजली ना देना व्यवसाय के अधिकारों का उल्लंघन है, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। लगातार बिजली की आपूर्ति सभी सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है, ये भी मेंशन किया है। साथ ही साथ जिले के डीएम सरकारी ट्यूबवेल की मरम्मत और देख-रेख करें, ये भी कहा गया है। बिजली नहीं मिलने से कृषि व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से मेंशन किया गया है। लगातार बिजली की आपूर्ति हो, ये जिम्मेदारी है सरकारी एजेंसियों की, यानी सीधे तौर पर ये किसानों को राहत है। और सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि देखिए, बिजली कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यवसाय, कृषि व्यवसाय के लिए। अगर ये ना मिले तो किसानों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, फसल पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए बिजली आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित कराना सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। यानी ये सरकारी एजेंसी सुनिश्चित करें कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की भरपूर आपूर्ति हो। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से हर दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 47,262 नए केस सामने आए हैं, जबकि 275 लोगों की जान चली गई है। जबकि पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 638 नए मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को ये आंकड़ा 542 था, जबकि रविवार को यूपी में 496 मरीज, शनिवार को 442 और शुक्रवार को यूपी में 393 नए मरीज मिले थे। यानी अब आप इस बढ़ते आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसीलिए तमाम सरकारों की अब चिंता भी बढ़ गई है। खुद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हर दिन के हिसाब से कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर सरकार चिंतित है। वहीं अब होली का त्योहार भी आ रहा है। ऐसे में सरकार को ये लग रहा है कि कहीं आम लोगों की लापरवाही कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब तक उसके 1 साल तक किए गए प्रयासों पर भारी ना पड़ जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोरोना पर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें यूपी में कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए, इसे लेकर कुछ नए निर्देश जारी हो सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को कैसे और तेज किया जाए, कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाए, इस पर भी कुछ अधिकारियों को निर्देश मिल सकते हैं। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, यूपी में जिले के सभी अधिकारियों को अब माननीयों के फोन न केवल उठाने पड़ेंगे, बल्कि फोन व्यस्त होने पर नंबर सेव कर दोबारा कॉल करना पड़ेगा। दरअसल जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तब कोरोना वैक्सीन के वेस्टेज पर उन्होंने चिंता जाहिर की।
और इसमें भी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तेलंगाना में और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा, जहाँ 9.4% ये जो वैक्सीन है इसका वेस्टेज हो जाता था। जो सिविल हॉस्पिटल के जो नोडल अफसर हैं खासतौर से वैक्सीनेशन के लिए, NB सिंह साहब, सर किस तरीके से आखिर ये वैक्सीन वेस्ट होती है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब VC की तो कहा कि वैक्सीन वेस्ट हो रही है, इस पर चिंता जाहिर की। वैक्सीन कैसे वेस्ट हो जाती है? पहले कोवैक्सीन का जो वायल आती थी 20 डोज का होता था। ये आपके पास है ये जी। ये अब 10, हाँ, ये 20 डोज का पहले आता था। इस समय अब हमारे यहाँ इस एक हफ्ते से 10 डोज का वायल आने लगा है। जब ये 20 डोज का वायल था तो एक बार खुलने के बाद इसको 4 घंटे के अंदर यूज हो जाना चाहिए था। अगर 4 घंटे के अंदर में 20 डोज नहीं दिया गया तब ये वायल की जो वैक्सीन है वेस्ट हो जाएगी। 4 घंटे के अंदर हमें इसको यूज करना होगा। यही जो कारण रहा होगा, जो वेस्टेज का जो कारण था, इसका यही था कि हमने एक वायल खोला, 20 अगर बेनिफिशरी 20 बेनिफिशरी अगर उस समय 4 घंटे में नहीं आए तो वो 20 डोज वेस्ट हो जाया करती थी। इसलिए सरकार का बड़ा अच्छा कदम रहा कि जो अब इसको वायल का कंटेनर 20 डोज के बजाय 10 डोज में कर दिया गया। इसलिए अब वेस्टेज पहले की तुलना में अब एक कम होगा। तो देखिए, आपने समझा मेरे सहयोगी की रिपोर्ट में कि क्यों और कैसे वैक्सीन बर्बाद होती है और अब बर्बादी को रोकने के लिए क्या कुछ उपाय निकाला गया है। बढ़ते आगे, यूपी में जिले के सभी अधिकारियों को अब माननीयों के फोन न केवल उठाने पड़ेंगे बल्कि फोन व्यस्त होने पर नंबर सेव कर दोबारा कॉल करना पड़ेगा। दरअसल जनप्रतिनिधि कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं कि जिले के अफसर उनका फोन नहीं उठाते, जिस पर सभी वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव संसदीय कार्य JP सिंह ने सभी वरिष्ठ अफसरों को ये पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि फोन रिसीव ना करने की शासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई अफसर ऐसे हैं जो सांसद और विधायकों के फोन रिसीव नहीं कर रहे। बाद में अफसर मोबाइल में नंबर सेव ना होने का बहाना बनाते हैं। निर्देशों में प्रमुख सचिव ने कहा है कि अफसर सभी सांसदों और विधायकों का नंबर मोबाइल में सेव रखें, उनके फोन रिसीव करें। यही नहीं, उनके सुझाव और अनुरोध पर प्राथमिकता से कार्रवाई भी करें। तो देखिए, अब माननीयों को फोन उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है और अक्सर ये शिकायत माननीयों की तरफ से की जाती है कि अफसर उनका फोन नहीं उठाते हैं, मनमानी करते हैं और फिर पलटकर कॉल बैक भी नहीं करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अगर फोन नहीं उठा पा रहे हैं अफसर तो उन्हें कॉल बैक करना अनिवार्य होगा। और अखिलेश सरकार में खनन माफिया पर नकेल कसकर सुर्खियों में आई IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल एक बार फिर यूपी लौट आई हैं। 2015 में दुर्गा शक्ति नागपाल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेज दिया गया था, लेकिन अब 6 साल बाद IAS अफसर दुर्गा शक्ति केंद्र से वापस यूपी में लौट आई हैं। अखिलेश सरकार में दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में सरकार ने नागपाल का निलंबन वापस ले लिया था, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में तैनात कर दिया था। साल 2013 में नोएडा में तैनात अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन उस वक्त की अखिलेश सरकार ने ये कहकर उन्हें सस्पेंड कर दिया था कि उनके एक फैसले से वहां सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था। बाद में ये पता चला कि समाजवादी पार्टी के एक नेता से टकराव उनके सस्पेंशन की बड़ी वजह बना था। बाद में दुर्गा शक्ति नागपाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चली गई थी और अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी वापस लौट आई हैं। वहाँ वो वाणिज्य मंत्रालय में तैनात थी और अब उत्तर प्रदेश में उनकी वापसी हुई है। आज नियुक्ति विभाग में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी है। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा।
और यूपी में धर्मांतरण विरोधी बिल ने अब कानून की शक्ल ले ली है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू हो गया है और सरकार की तरफ से नए कानून का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूपी सरकार ने इस कानून को लेकर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को 4 मार्च को ही राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई को 6 अप्रैल तक टाल दिया है। इन याचिकाओं में यूपी के धर्मांतरण कानून को गलत बताया था, इसके गलत इस्तेमाल की आशंका जताई है। याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी गई है, लेकिन अध्यादेश के कानून बनने के बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संशोधन की मांग की थी, जिसका यूपी सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि अध्यादेश और कानून में काफी बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से इस मामले में नई याचिका दाखिल करने को कहा है और अब इस मामले पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि जो अध्यादेश था वो अब अधिनियम बन चुका है, कानून की शक्ल ले चुका है और प्रभावी भी हो चुका गया है और लागू भी हो गया है। तो बहरहाल इस मामले में जो अर्जियां दाखिल की गई थी वो अब निष्प्रभावी हो गई हैं। तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि वो एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन दाखिल करना चाहते हैं, यानी जो अध्यादेश को चुनौती दे रहे थे वो अब कानून को चुनौती देना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें ये जरूर कहा कि अगर वो चाहें तो अपनी अर्जियां वापस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें कानून को चुनौती देने के लिए, यानी जो नया अधिनियम बना है उसे चुनौती देने के लिए नई अर्जियां दाखिल करनी होंगी। अदालत इस मामले में 6 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश की फोर्स से डर लगने लगा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल में यूपी आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती न करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सशस्त्र बलों की बंगाल में तैनाती चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश आर्म्ड फोर्स चुनाव को प्रभावित कर सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक यूपी की फोर्स को लेकर ममता बनर्जी की शिकायती चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देश भर में घूम घूम कर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे राकेश टिकैत भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को फिर से दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड्स तोड़ने होंगे। सरकारों का बगैर इलाज करे दिल्ली का, ये रस देने वाली नहीं है। इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बताया जा दिल्ली की तरफ कुछ चलना पड़ेगा, बैरिकेडिंग दिल्ली के फिर तोड़ने पड़ेंगे। और अमरोहा में पुलिस ने शराब माफिया रामलाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुनादी करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान उसकी 40 लाख रुपए की संपत्ति समेत एक लग्जरी कार को जब्त कर लिया गया। ये मामला नगर कोतवाली के मोहल्ला लकड़ा का है। और गोंडा में पुलिस ने गैंगस्टर के 3 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तीनों की करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इस दौरान पुलिस ने मुनादी करते हुए नगाड़े भी बजवाए। जब ये कार्रवाई हुई तो उस वक्त धानेपुर के एसओ के अलावा मनकापुर एसडीएम और कोतवाल भी मौजूद रहे। सभी आरोपियों पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये मामला मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भराव भट्टा गाँव का है। तीनों गैंगस्टर यहीं के रहने वाले। प्रसाद पुत्र भरत लाल निवासी ग्राम भरऊ भट्टा, थाना मनकापुर, जनपद गोंडा, एक मनबड़ सातिर किस्म का अपराधी है। इसका एक संगठित गिरोह है। यह अपने तथा अपने साथियों के साथ आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु थाना क्षेत्र। बात करेंगे गोंडा की, जहां तरफगंज इलाके में एक पेड़ से मां बेटी के शव लटकते मिलने से सनसनी फैल गई।
बताया जा रहा है कि बेलसर ब्लॉक में रहने वाला परिवार इलाके के दबंगों से परेशान था। दबंग बेटी के साथ छेड़खानी करते थे। जब परिवार ने शिकायत की तो दबंगों ने बेटी का वीडियो बनाकर उसके परिवार और पति को भेज दिया, जिससे क्षुब्ध होकर मां बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की जानकारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने उस आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है जिस पर छेड़खानी का आरोप है। घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि आखिर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज मां बेटी जिंदा होती। छेड़बाजी कर रहे थे। कौन? सत्तम सिंह। और यहाँ पे मारपीट भी हुआ। और चौकी गए, वहाँ लिखाने गए, फिर वहाँ सुलह लगा लिया और फिर मैं बोले अब नहीं होगा, लिखा पढ़ी हो गया। उसके बाद में फिर छेड़खानी किया, फिर ये लिखाने, फिर लौटा दिया, वहाँ कुछ सुनाई नहीं हुआ। उसके बाद में आज व्हाट्सएप बना लिया जी, वीडियो कॉलिंग वो लड़की का, तो उसके घर वाले के भेज दिए। तो शिकायत कहीं की थी इसकी? शिकायत परसों भेजें जी, कल ये हो गया है घटना। उससे पहले शिकायत हमको कोई बताता नहीं था। हम सुबह जाते थे, शाम को आते हैं 8 बजे 9 बजे रात में। शव को विधिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। परिजनों से जब पूछताछ हुई तो उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि गांव के ही एक युवक के द्वारा इनको परेशान किया जाता था। उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने पेड़ पे लटक के आत्महत्या कर ली है। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जिस युवक पर दुष्प्रेरणा का आरोप लगाया जा रहा था उसे भी शीघ्र हिरासत में लेके उससे पूछताछ प्रचलित है। इसमें आगे की समस्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और होली के त्योहार में अब सिर्फ गिनती के ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन होली से पहले ही वाराणसी पूरी तरह त्योहार के रंगों में डूब गई है। वाराणसी में इन दिनों होली के मौके पर रंगों और पिचकारियों की दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है सियासी पिचकारियां। बंगाल में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में दुकानों पर पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ साथ वाराणसी में ममता बनर्जी की तस्वीरों वाली पिचकारियां भी खूब बिक रही हैं। साथ ही सीएम योगी की तस्वीरों वाली पिचकारियां भी खूब बिक रही हैं। देखिए, ऐसा कि पहले जो पिचकारियाँ बेचा करती, चाइना से माल आता था, डोरेमोन हुआ, तमाम कार्टून्स के नाम से आती थी। लेकिन पिछले जो 3-4 सालों से देखा जा रहा है, मोदी युग है, योगी युग है, तो मोदी के नाम की क्या वो योगी के नाम की, इस बार चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है तो ममता के नाम की पिचकारी आई है। और सबसे बड़ी बात कोरोना वैक्सीन के नाम से ही पिचकारी आई है और कस्टमरों में इसकी मांग भी हो रही है, बिक भी रहा है माल। इस वर्ष रंग भरी एकादशी बहुत अलग अंदाज में मनाई जा रही है। बाबा विश्वनाथ जब मां पार्वती को गौने से लेकर घर लौटे तो मां गौरी को काशी विश्वनाथ धाम का नजारा बिल्कुल अलग ही लगा। मां पार्वती पहली बार बिना रुकावट सीधे गंगा को देख पाई। वैसे तो काशी में रंगों की छटा शिवरात्रि के दिन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन बाबा की नगरी में एक दिन ऐसा भी रहता है जब बाबा खुद अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा की मां गौरी के साथ चल प्रतिमा निकलती है। बाबा भोले और माता पार्वती की जब अद्भुत पालकी निकली तो पूरी काशी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी। काशी तो अनेक रंगों से रंगी हुई खुद है। आज बाबा विश्वनाथ जब भोलेनाथ जो भगवान शंकर माँ पार्वती को, गौरा को, उमा को अपने साथ जब लेके चलते हैं तो भक्तों का हुजूम ये चलता है कि आज मेरी दीदी, आज मेरी माँ भोलेनाथ साहब जो इनके साथ जा रही है और उनका उमंग तरंग देख रही है। क्योंकि काशी के भक्त बाबा के अन्य भक्त है, वो हर देवी देवता है, लेकिन बाबा में जरूर जाते हैं। आज बाबा के आप लोग चल रूप का दर्शन कर रहे हैं। चल रूप मतलब जीवन भगवान शंकर के तरफ और शिखा पे जो है पगड़ी लगाए राजशाही, ऊपर जो है छतरी लगेगी, बगल में माँ पार्वती गोद में जो है श्री गणेश को लिए हुए जब चलती है तो अद्भुत चलती है। लोग कहते हैं हर हर माँ। बरसाने के बाद आज नंदगांव में लठमार होली खेली गई। सभी लोग राधा कृष्ण के रंग में रंगी नजर आए। राधा बनी महिलाओं ने खूब लठ बरसाए। इस दौरान श्रद्धालुओं को अच्छा खासा उनका जमावड़ा भी देखने को मिला। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो अद्भुत नजारा है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ब्रज क्षेत्र की होली 40 दिनों तक यहाँ पर पर्व चलता है और ये लठमार होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहाँ पर राधा बनी महिलाएं होलियारों के साथ लठ से होली खेलती हैं।
विश्व प्रसिद्ध है नंदगांव की लठमार होली, जिसका नजारा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये अद्भुत नजारा देखिए, 40 दिनों तक होली खेली जाती है ब्रिज क्षेत्र में। नंदगांव से तस्वीरें सामने आई जहां पर महिलाओं ने लठमार होली